हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और आज फाइनली हम आ चुके हैं हमारे आखिरी सेशन पे ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो कि है बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आज इसके हम लास्ट 30 क्वेश्चंस लगाएंगे एंड दैट इज हाउ हम इस चैप्टर के टोटल 90 क्वेश्चंस लगा के टोटल 90 क्वेश्चंस लगा के चैप्टर को रैप अप कर रहे होंगे और फिर अगली मुलाकात में हम एक और नया चैप्टर जो है उठाने वाले हैं। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। और सबसे पहले सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि यार सवाल को आप खुद से देखेंगे, एनालाइज करेंगे और सॉल्यूशन जानने मतलब आंसर देने के बाद आप इसका सॉल्यूशन जो है वो देख रहे होंगे, राइट? तो एक्सपेक्टिंग दिस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहला सवाल। तो आप खुद से रीड कीजिए एक बार। सो आई होप यू आपने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद से रीड किया होगा। सवाल नंबर 1 आपसे कह रहा है, इफ वी एडेड एलियन डीएनए एट अ साइट ऑफ सेल 1 इन द PBR 322। तो हमने पढ़ा है कि यार PBR 322 हमारे पास एक वेक्टर होता है ना, विच इज़ अ प्लाज्मिड, जो कि एक आर्टिफिशियली सिंथेटिक प्लाज्मिड हमारे पास है, जिसमें वी हैव दीज टू साइट्स। दिस वन इज लाइक PST फर्स्ट एंड दिस इज PBO फर्स्ट। यहाँ पे कहीं हमारे पास होंगी दो साइड, जिसमें एक तो आएगा आपका सेल 1 और एक आएगा आपका BAM H1। ठीक है, BAM H1 ये आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपकी इकोलाई हो जाएगी, क्ला1 आ जाएगा, राइट? क्ला फर्स्ट, इको R1, राइट? तो इस साइड से आ जाएंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा ORI एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ROP। फाइन, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम बेसिकली जानते हैं। मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, जस्ट आपका एक रिव्यू के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब सवाल में वो बात की जा रही है कि जैसे ही हमने कोई फॉरेन डीएनए को या एलियन डीएनए को ऐड करवाया किस जगह पे, सेल 1 वाली लोकेशन पे, तो क्या होगा? तो भाई ये जो बैक्टीरिया था यहाँ पे, इसके पास एक सेल 1 की रिकॉग्निशन साइट है, जिसपे आके ये सेल 1 वाला जो एक तरीके से आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आके यहाँ पे फॉरेन डीएनए को ऐड कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कट लगा दिया, या यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक फॉरेन डीएनए को अलाइन करवा दिया। तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज विल सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। जो हमारे पास कॉलोनीज बनने वाली है, क्या वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट या फिर सेंसिटिव हो जाएगी क्या? बिल्कुल। हम जानते हैं कि ये जो एरिया है ना, दिस एरिया बेसिकली कोड्स फॉर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। जब तक ये वाला एरिया सेफ है तब तक ये वाला जो आपके पास प्लाज्मिड है, या ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया के अंदर होगा, वो बैक्टीरिया एटलीस्ट टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेसिस्टेंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे कोई फॉरेन डीएनए ऐड किया तो सेल 1 वाली जो साइट है ये हट जाएगी। इसके हटने की वजह से टेट्रासाइक्लिन डिस्टर्ब हो जाएगा एंड अगेन यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के लिए हमारी पूरी जो बैक्टीरिया सेल है वो उसके लिए रेसिस्टेंट नहीं हो पाएगी, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी, सेंसिटिव बन जाएगी। अब उस अगर पेट्री डिश में जो ये वाले बैक्टीरिया रखे हुए हैं, इस पर अगर आप टेट्रासाइक्लिन दोगे तो ये मर जाएंगे इजीली, बिकॉज अब वो एक्टिव ही नहीं है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट एक्टिव ही नहीं है, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं सेकंड सवाल पे। होपफुली सवाल का मतलब आप जान चुके होंगे, खुद से एक बार रीड कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बाकी सब इसके गलत ऑप्शंस होंगे। फाइन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए खुद से। करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स लाइक ORI साइट, लार्ज साइज, सेलेक्टेबल मार्कर, कॉलोनिंग साइट, ROP जीन्स। आउट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चूज ऑप्शन विच हैव द एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल वेक्टर। तो एक आइडियल वेक्टर के लिए कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, जिससे कि एक बेस्ट वेक्टर आपके सामने निकल के आए। तो ऑब्वियसली बात है ना, आपने सॉल्व कर लिया वो क्वेश्चन। उसके पास ORI साइट होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द वन विच डिसाइड्स नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। यही है जो नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, कितनी रेप्लिकेटिंग कॉपीज बनेंगे वो डिसाइड करने वाले हैं। ओके, आपको लगता है क्या कि हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास होने वाला है, क्या उसका साइज बड़ा होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसको हमें एक बैक्टीरिया सेल के अंदर डालना है और बैक्टीरिया सेल वैसे भी पिद्दूसी होती है। अब उसमें आप इतना बड़ा वेक्टर डालने लगोगे तो कैसे जाएगा, है ना? तो बैक्टीरिया का साइज, वेक्टर का साइज हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, राइट? सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए क्या? हाँ, जितने ज्यादा हैं प्रेफरेंस इज हाई। प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा है कि ज़्यादा सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे तो उतना ही ईजी होगा हमारे लिए आइडेंटिफाई करना। क्लोनिंग साइट की बात की जाए तो यार क्लोनिंग साइट जो होगी अगेन वो भी हमें चाहिए होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ROP ये क्या है, ये एक ऐसा रीजन है जो कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ना, कोड करता है उन प्रोटीन्स को। सो इट कोड फॉर द प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन
required for replication of plasmid. ठीक है, तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो हमें प्रोटीन्स चाहिए होंगे उसे कौन कोड करेगा? आरओपी, और ये भी हमें चाहिए होगा। तो भाई हमें सभी चाहिए एक्सेप्ट एक, जो कि है सेकंड वाला। तो हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या हमें ये सब चाहिए होंगे। फाइन, सो दैट इज हाउ वी कैन डिसाइड कि हमारे पास एक आइडियल वेक्टर निकल के आ जाएगा। अगला सवालों की बौछार है ना, वन बाय वन लगाते जाना है हम इन सवालों को। कह रहा है द कॉलोनीज फॉर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। सो यार ये सवाल ना मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी लिया था, वहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई थी, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन वापस से आपके लिए लेके आया हूँ। तो जिस बच्चे ने पिछली बार सेशन लगाया था 34th डे वाला, तो उसे याद होगा, राइट। एज ऑफ नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अब इसे एक बार अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम साथ में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कर लिया अटेम्प्ट? चलिए सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं जो आपको व्हाइट कलर अपीयर करवाती है ना, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालने के बाद, और जो आपके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो आपको ब्लू कलर का अपीयरेंस देती है। तो ऐसा क्यों है, ये आपसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट वाली है ना, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो कैसा कलर देगा? वो आपको देने वाला है व्हाइट कलर ऑन एडिंग द क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है बैक्टीरिया वो आपको देगा व्हाइट कलर का, एक तरीके से ब्लू कलर, ठीक है, वो आपको देगा ब्लू कलर, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया मुझे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास हमें पता है। अब इसमें ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि मान लो हमारे पास कोई एक बैक्टीरिया है, उसके पास डिफरेंट साइट्स होती हैं। तो अगर ये एक प्लाज्मिड है, यहाँ पे हमारे पास एक साइट होगी, यहाँ पे हमारे पास साइट होगी, ठीक है। अब मान लो ये जो साइट है, दिस कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। अब क्या हुआ, मान लो हमने हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाया और फॉरेन डीएनए आके यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब फॉरेन डीएनए अगर इस पोर्शन में आके इंसर्ट होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, जिसके लिए पहले कोड कर पा रहा था, अब वो कोड नहीं कर पाएगा, और जब वो इसे कोड नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली आयोडीन डालने पे, इस सॉल्यूशन में आयोडीन डालने पे कैसा कलर आएगा? तब हमारे पास व्हाइट कलर आने वाला है, बिकॉज हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया ना। फॉरेन डीएनए देखो, मतलब इट्स लाइक हमें नहीं पता हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम कलर से जज कर रहे हैं। हमने कहा कि यार सॉल्यूशन में अगर व्हाइट कलर आ रहा है, इसका मतलब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास फॉरेन जीन आके इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो आके यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास अब रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, तो हमें ये व्हाइट कलर जो है अपीयरेंस दे रहा है उस पेट्री डिश के अंदर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वी कैन से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है किसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अब ये कैसा बन चुका है? आरडीएनए, बिकॉज यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आके ऐड हो चुका है। और किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है? इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज साइट का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप ऑप्शंस देखेंगे तो कह रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज, नहीं ऐसा कोई एंजाइम नहीं है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है कंटेनिंग द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो यार नॉन रिकॉम्बिनेंट होता तो हमें कैसा देता? ब्लू कलर देता, मगर सवाल पूछ रहा है आपसे व्हाइट कलर के बारे में। क्वेश्चन खुद से रीड कर लीजिए एक बार। कह रहा था कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज बिकॉज, तो व्हाइट वाली जो अपीयर होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वन। अंडरस्टूड नाउ? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सेइंग स्टिकी एंड्स नेम सो बिकॉज, तो हम स्टिकी एंड्स को स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं, है ना? इट्स लाइक देखो, अच्छा अगर ये सवाल साइंटिस्ट के ऊपर होता ना कि यार इन साइंटिस्ट का नाम ये क्यों दिया, तो वो बेतुका सवाल है। भाई तुम्हारा नाम अगर कुछ है तो तुम्हारा नाम वो क्यों है? कोई लॉजिक तो है ना इस बात का, बस नाम है तो है हमारा, राइट। तो सेम हियर ऑल्सो, स्टिकी एंड्स जो है उसे क्यों कहते हैं, इसका कारण जरूर हमारे पास है, ठीक है। आपके नाम का मतलब क्या है वो हमें नहीं पता, वो बस नाम था तो दे दिया, लेकिन स्टिकी एंड्स जो है ना, वो बताओ कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। तो एज द नेम टेल्स यू, हमारे पास दो तरह के एंड्स होते हैं, एक होते हैं स्टिकी एंड्स, एक होते हैं ब्लंट एंड्स। तो अगर टाइप्स ऑफ एंड्स की बात करें ना, टाइप्स ऑफ एंड्स की, तो दो तरह के एंड्स बनाए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा,
एंड दैट इज आइदर स्टिकी एंड और ब्लंट एंड्स। ठीक है, स्टिकी एंड्स कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल है लाइक GAATTC, ये हमें अल्फ़ाबेट सिखाए गए थे बचपन में, जो मुझे आज तक याद है। और इसी के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका GAATTC, है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसे कट किया, तो यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, तो कैसा रिजल्ट आएगा? कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। जी यहाँ पे अलग हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा आपका AATTC, और यहाँ पे क्या बचेगा? G, और ये क्या अलग हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CTTAA। तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो देखा नहीं, दोनों क्या है? ये आपके स्टिकी एंड्स बन चुके हैं, स्टिकी एंड्स। और स्टिकी एंड से क्या होगा? क्योंकि देखो जैसे आप इन्हें पास ला के छोड़ेंगे ना, तो क्या होगा, इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी ना, ये वापस से जुड़ जाएंगी। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अपने आप नहीं जुड़ती है, उसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? अगर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसको जोड़ने के लिए हमें लाइगेज चाहिए होगा, दैट्स एन एंजाइम। लेकिन हम इन्हें स्टिकी एंड्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जब भी आप इन्हें पास लाओगे तो क्या होगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे मैग्नेट की तरह स्ट्रेक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले केस में क्या होगा, ब्लंट वाले में? तो इसमें एग्जांपल मैं सेम लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल GAATTC, GAATTC, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इस तरीके से मान लो कट मारा और यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, ये ब्लंट एंड बन जाएंगे, और क्या होगा फाइनली हम देख पाएंगे कि इसमें ब्लंट एंड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे GAATTC, तो यहाँ से ये बन गया और यहाँ से ये बन गया। क्या यहाँ पे कोई स्कोप है कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस से जुड़ सकें? बस पहले से जुड़े हुए हैं, वो कटे ही कहाँ पे? यहाँ पे कट के वो अलग हो गए थे इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कटे ही नहीं है ना, तो जुड़ने का स्कोप ही नहीं है वापस से। तो इसीलिए हम इन बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि स्टिकी एंड्स वो हैं जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ जुड़ जाएंगे। सो दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। डन, सिंपल है। तो नाम के ऊपर ही सवाल बन गया है। ऐसा सवाल मैंने लिटरली कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम ये सवाल देखा, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया। डन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, saying for heating shock complement cell and recombinant DNA are brief place as a temperature। तो भाई सवाल कह रहा है कि हीट शॉक ट्रीटमेंट जब हम देते हैं ना, when you give heat shock treatment, ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम एक सेल को कॉम्पिटेंट होस्ट बना सके। एक सेल को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए हम उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जहां पे हम उसे पहले क्या करेंगे, डाइवेलेंट कटायन के साथ एक्सपोज करवाएंगे। पहले हम उसको डाइवेलेंट कटायन के साथ एक्सपोज करवाएंगे, और सेकंड क्या होगा, फिर हम उसे देंगे हीट शॉक ट्रीटमेंट। ये क्यों किया? ताकि उसकी परमेबिलिटी जो है सेल मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज हो जाए, वो पोरस बन जाए। और लेटर ऑन हमने क्या किया, लेटर ऑन हमने उस पर हीट शॉक ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, जहां पे हम कैसे करने वाले हैं, पहले उसको हम आइस पे रखेंगे, फिर उसको हम हीट देंगे, फिर उसको वापस से हम आइस पे रखेंगे। और ये एक बार करना है, ज़्यादा देर के लिए रखा तो भाई वो जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना। उसे रख के निकालना है, वापस हीट, फिर निकालना है, फिर आइस देना, फिर निकालना है। तो उसको एक तरीके से हल्के हल्के शॉक्स देने हैं, एंड इट्स लाइक चपाट पड़ता है ना मम्मी के, तो एकदम तुम काम करना शुरू कर देते हो, फिर तुम लेजी हो जाते हो, फिर डांट पड़ती है, फिर काम करना शुरू कर देते हो, फिर लेजी हो जाते हो। तो सेम थिंग हेयर ऑल्सो। तो इट्स लाइक यहाँ पे हम हीट कितनी देने वाले हैं उसे, 42 डिग्री सेल्सियस की हीट हम देने वाले हैं, एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। वही क्वेश्चन है हमारा। तो कितनी बारीकी से, कितनी डिटेल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कितने हीट हम उसको दे रहे हैं। तो दैट्स वाई लाइक दिस क्वेश्चन, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया। राइट, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। होपफुली सवाल भी आपने अटेम्प्ट किया होगा। 6 क्वेश्चन देखिए, खुद से रीड कीजिए। सेम हीट शॉक ट्रीटमेंट है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं सवाल को। तो कैसे होता है वो हीट शॉक ट्रीटमेंट, तो होपफुली आपने सवाल अटेम्प्ट किया होगा, कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है इसमें, है ना। पहले क्या होगा, ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कटायन, जैसे मैंने आपको बताया। कौन सा डाइवेलेंट कटायन? फॉर एग्जाम्पल CaCl2। CaCl2 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ, टू इंक्रीज परमेबिलिटी
ऑफ व्हाट, परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले आपने डाइवलेंट कैटायन दिया, फिर आपने क्या किया, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल वॉल के ऊपर रख दिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रख दिया, फिर उसे आपने आइस दी, आइस देने के बाद हीट दी 42 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर आपने वापस उसे आइस पे रख दिया। इस तरीके से वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उस सेल के अंदर, उस होस्ट बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका होस्ट बैक्टीरिया है, और क्या होने वाला है यहाँ पे, हमने क्या किया, ये अलाउ, ये मान नहीं रहा था, राजी नहीं हो रहा था ये। हमने कहा अच्छा ऐसे कैसे राजी नहीं होगा, हमसे पंगा, साइंटिस्ट लोगों से पंगा, है ना, वो हर बात पे ना ईगो को ले जाते हैं, तो वो ईगो पे ले गए। तो उन्होंने क्या कहा, इसको पहले तो टॉर्चर करो अच्छे से। कैसे टॉर्चर किया उन्होंने, पहले इसको डाइवलेंट कैटायंस दिए CaCl2, इससे एक्सपोजर करवाया ताकि इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अब बेचारा ये रोने लग गया, इसका मुंह बन गया, है ना, इसका मुंह बन गया। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट अभी भी नहीं माने और ये भी नहीं मान रहा है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने कहा अच्छा तो अभी रुक बेटा, अभी बताते हैं, देखो, है ना। फिर क्या किया, फिर हमने इसके अंदर हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया, हीट शॉक ट्रीटमेंट, और इसके बाद तो बेचारा रोने लग गया कि बस करो, माफ करो मुझे, ठीक है। और चुपचाप क्या किया, इसको अंदर ले लिया, एंड दैट इज हाउ दिस होल प्रोसेस कंप्लीट्स। एंड ये हम हमारे साइंटिस्ट जीत गए, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो, saying that when a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme beta galactosidase, it is referred as तो सवाल कह रहा है कि जब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इंसर्ट किया जाएगा कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा, ओके, सो इफ वी हैव दिस प्लाज्मिड, इसमें ये हमारी साइट है दैट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंजाइम के लिए कोड करेगी। अगर यहां पर ही हमने क्या कर दिया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवा दिया, या मतलब एक तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा के हमने इसको आरडीएनए बना दिया। सो टेल मी व्हाट दिस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इस चीज को, बहुत सिंपल है, क्या ब्लू वाइट सिलेक्शन कहते हैं इसको, या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल एक्टिवेशन, या फिर ब्लू येलो सिलेक्शन कहते हैं इसको। सिंपल सी, हमने पढ़ा है कि एक टॉपिक का ही नाम है इटसेल्फ, विच इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। 8th क्वेश्चन, सेइंग रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शंस पढ़िए, बताओ कौन सा गलत है। पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो रह जाओगे पूछते सवाल। करें, देखो कह रहा है डीएनए इज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाय माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंसर्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। यस, माइक्रो इंजेक्शन जो है वो हम एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर हम डायरेक्ट हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने सक्शन लगा के एक सेल को पहले ऐसे प्लेस कर लिया, ठीक है, ये हमने एक सक्शन क्रिएट किया, हमने इसको प्लेस कर दिया, यहाँ से हम एक निडल लेके आएंगे इंजेक्शन बड़ा सा और ठोक देंगे इसको, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं, दैट्स यूज फॉर एनिमल सेल। ऐसे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन वी यूज द चिल्ड एथेनॉल एज इन द फाइनल स्टेप। तो या हम एक तरीके से चिल्ड एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसकी स्कूलिंग कर पाएँ। नेक्स्ट कह रहा है रेट्रोवायरस हैज़ बीन यूज टू डिलीवर द डिजायर्ड जीन इनटू द एनिमल सेल आफ्टर डिसार्मिंग। या रेट्रोवायरसेस का और माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल आप एनिमल सेल के लिए करते हैं, एनिमल सेल के लिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है जो डीएनए है वो एक आपका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। आप जानते हैं कि आपके पास जो डीएनए होगा इसके पास दो नेचर्स होते हैं। जो डीएनए की बैकबोन होती है ना, और जो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो जो बैकबोन होगी वो तो बेसिकली एक तरीके से हाइड्रोफोबिक नेचर की, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, हाइड्रोफिलिक, और ये जो होगा ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपके पास डीएनए होता है वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता क्योंकि वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। फाइन, तो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग हियर। आते हैं 9th क्वेश्चन पे।
सेइंग दैट डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज का जो इस्तेमाल है वो आप कौन से स्टेप में करते हैं पीसीआर के, आपको ये बताना है। सोचो भाई सोचो, मैं जब तक कुछ कुछ लिख रहा हूं आप आंसर सोचो। सोच लिया? तो हम जानते हैं हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं किसके, वी हैव 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर। फर्स्ट आपका डीएनए है, डीनेचरिंग है, जहां पे आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने वाले हो। अनीलिंग में आप क्या करोगे, प्राइमर का इस्तेमाल करोगे ताकि एक तरीके से इनिशिएशन हो जाए रेप्लिकेशन का। और लास्ट एक्सटेंशन, जहाँ पे आप हमारी मशीन लगा के, कौन सी हमारी गाड़ी लगा दी आपने, कौन सी वाली, दैट इज योर टैग पॉलीमरेज विच इज द काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। वो लगाया तो धर्राके से क्या होगा, हमारी जो स्ट्रैंड्स है वो नई बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वाला वो स्टेप है जिस स्टेप में आप टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हो, इसमें आप टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। सिंपल। सो बिफोर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से जस्ट पहले आप इसको लगाएंगे और इसकी वजह से एक्सटेंशन जो है हो जाएगा। आफ्टर एक्सटेंशन नहीं होगा, बिफोर होगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड चूज द ऑप्शंस व्हिच आर लाइक हैविंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको रीड करना है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है और कौन सा गलत है वो चूज नहीं करना, राइट। ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को। और ऐसे लंबे सवाल खास तौर पे इस चैप्टर से बनने की संभावनाएं होती हैं, बिकॉज ये चैप्टर जो है वैसे तो ईजी है, मतलब बायोटेक बच्चों को मुश्किल लगता है बट चैप्टर तो ईजी है एनी हाउ, है ना। और उसके अलावा इस चैप्टर में क्या है ना कि सवाल बहुत धड़ाके वाले नहीं बनते। इट्स लाइक जिस बच्चे ने हिम्मत करके चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके लिए सवाल लगाना मुश्किल नहीं होगा। तो इस चैप्टर से सवाल मुश्किल बनाने के लिए एक तरीका है कि सवालों को लंबा कर दो, ठीक है। टाइम जाएगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ यू फेल्स। चलिए देखें आंसर इसका। तो कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू अ लार्ज क्लास ऑफ कैटेगरीज कॉल्ड एज न्यूक्लियसेस। सही बात है, न्यूक्लियसेस कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ 2 काइंड, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। ये बात भी सही है, 2 तरह के होते हैं। और फिर जो एंडोन्यूक्लियस है उसमें कौन सी कैटेगरी आती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की। नेक्स्ट कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड बिकॉज दे ओनली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये गलत है। ये कह रहा है कि क्या सिर्फ वो आइडेंटिफाई करता है या क्लीव भी करता है। तो सवाल तो कह रहा है कि सिर्फ वो आइडेंटिफाई करके छोड़ देगा, फिर यूज ही क्यों किया हमने उसको। भाई अगर हम हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे हैं तो सीजर का मतलब क्या होता है, सिर्फ देख के छोड़ दो या काटो, तो काटने का। तो ये क्लीव भी करता है, क्लीव या फिर कट भी करता है हमारे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, सिर्फ देख के छोड़ता नहीं है। लास्ट कह रहा है कि 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने निकाल लिए हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। ये डेटा भी हमारा सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो सही है, बाकी सारे जो है हमारे पास लाइक एक रॉन्ग है। कौन सा वाला, थर्ड वाला हमारा रॉन्ग है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ डन। 11 देखो, saying we are able to manipulate the gene through genetical engineering because हम जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकल इंजीनियरिंग। ये कैसे पॉसिबल हुआ, बाय ऑब्जर्विंग द डीएनए थ्रू माइक्रोस्कोप वी कैन डिलीट और इंसर्ट अ जीन बाय यूजिंग द एंजाइम इन यूकैरियोटिक सेल। नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ निकलते तो हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया में से निकाल सकते हैं एंड दिस कैन बी यूज टू मेक एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। और उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोई भी फॉरेन डीएनए को कट कर सकते हैं, कैन बी यूज टू कट फॉरेन डीएनए। और उससे क्या मिल जाएगा, हमारा जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट। है ना, हमें हमारा ये मिल जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये हमारे पास जेनेटिकल इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। फाइन। क्वेश्चन नंबर 12, सेइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन की। सोचो आप ऑप्शंस पढ़िए, मैं अब तक यहाँ पे कुछ बना देता हूँ डायग्राम वगैरह मस्त, है ना। ला 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 ला। एक पहले ना कार्टून से आता था जिसका नाम है पिंक पैंथर, है ना, वहाँ पे सब कुछ पिंक था।
वैसे बहुत सारे जो कार्टून हमारे बचपन में बने हैं ना, वो सारे कहीं ना कहीं हमें पढ़ रहे हैं। जैसे आपने स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स देखा होगा, वो हमारे पास लाइक स्पॉन्जेस पॉलीफेरा के ऊपर बना हुआ है ना। ऐसे ही कुछ कार्टून्स है आपके पास, रकून्स पे बने हुए हैं कुछ कार्टून्स, है ना। और आपके पास पिंक पैंथर, लाइक अगेन पैंथर के ऊपर बना हुआ है। तो इट्स लाइक बचपन में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई है, मगर हम, है ना, कम वक्त कभी कुछ सीखते ही नहीं थे। तो इट्स लाइक दिस इज़ द वन विच वी हैव दिस RDNA। अरे अरे किधर हो भाया? हाँ अच्छा आ गया, ठीक है। सो वी हैव दिस RDNA हेयर। ठीक है, वी हैव दिस RDNA हेयर, और इस RDNA को आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इनसाइड दिस होस्ट सेल। इससे पहले ये होस्ट सेल जो है ये नाबालिग थी, लेकिन जैसे आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को इसके अंदर डाला विच इज़ RDNA, अब ये बालिग हो गई। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, हमने इंसर्शन कर दिया, तो एक तरीके से अभी ट्रांसफॉर्मेंट बन चुकी है। नाउ दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट। फाइन, तो हम कह सकते हैं कि अ प्रोसीजर ड्यू टू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द यूकैरियोटिक सेल, नहीं, हाँ, अ पीस ऑफ DNA लाइक अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट बैक्टीरिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 13 क्वेश्चन, saying that if any protein encodes gene is expressed in a heterologous host, या होपफुली सो आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, और इसके ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, एक्सोटिक प्रोटीन, फॉरेन प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सवाल क्या कह रहा है, आपको समझा देता हूँ। सवाल कह रहा है कि इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेट्रोलोगस होस्ट। नाउ सर, ये हेट्रोलोगस होस्ट क्या होता है? तो एक्चुअली जिसके अंदर आप उस फॉरेन DNA को इंसर्ट कर रहे हैं ना, उसे आप एज अ हेट्रोलोगस होस्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन इंसुलिन जीन है, ठीक है, वो आपने ह्यूमन से निकाला, ह्यूमन सेल से निकाला, और उसको आपने कहाँ पे डाल दिया, आपने होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, लाइक इकोलाई। इकोलाई कौन है? हमारा होस्ट बैक्टीरिया है। तो जो आप उसे होस्ट बैक्टीरिया में डालेंगे तो क्या होगा, इस होस्ट बैक्टीरिया को आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ हेट्रोलोगस होस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर हेट्रोलोगस होस्ट। और जिस फॉरेन DNA को आप यहाँ पे डाल रहे हैं ना, जो कि आपके प्रोटीन एनकोडिंग है, जो बेसिकली अपने नेचर को एक्सप्रेस करने वाला है, तो वो प्रोटीन एनकोडिंग जीन जो आप यहाँ पे डालने वाले हैं, दिस विल बी कंसिडर एज अ रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA। तो यहाँ पे बस इन शब्दों का खेल था कि अगर आपको पता है कि हेट्रोलोगस होस्ट किसे कहेंगे और जो डाल रहे हैं उसे क्या कहेंगे, तो सिंपली आप इसका आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। 14 क्वेश्चन कह रहा है एसिड बेस इज एडेड टू, सॉरी या एसिड बेस इज एडेड टू अ बायोरिएक्टर बिकॉज। एसिड और बेस जो है हम डालते हैं, क्यों डालते हैं, किस कारण की वजह से डालते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो रीड द क्वेश्चन, ऑप्शंस पढ़िए। कह रहा है व्हेन वी कल्चर ट्रांसफॉर्म्ड सेल देन बाय प्रोडक्ट चेंज द pH ऑफ द मीडियम। प्रॉपर pH जो है वो नेसेसरी होता है एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, हम जानते हैं। टेम्परेचर और pH दोनों ही मैंडेटरी हैं किसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम करें। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ pH गेट ऑल्टर्ड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो भी क्या हो सकता है, डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो सकता है, और जो कि हम नहीं चाहते, राइट। तो ये भी हमें चाहिए होगा, है ना, pH जो है वो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को डिक्रीज ना कर दे, जो pH है वो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अफेक्ट ना कर दे, और इसके अलावा हमारे मीडियम में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या जितना हम चाहते हैं उतना ही प्रोडक्ट बनता रहे। इन सब कारणों की वजह से हमारे जो एसिड बेस है वो हमें मतलब वो हमें मेजर करना पड़ता है कि pH क्या है हमारे बायोरिएक्टर्स का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो बायोरिएक्टर्स होंगे उसमें क्या होता है, देयर इज अ pH आउटलेट ऑल्सो। सो यहाँ से क्या निकल रहा होता है, यहाँ से निकल रहा होता है आपका pH आउटलेट, जहाँ से आप pH जो है उसको मेजर कर सकते हैं इनसाइड द कंटेनर, जो भी प्रोडक्ट आपका चल रहा है इस टाइम पे। फाइन, सो ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। आते हैं 15 क्वेश्चन पे, पढ़िए खुद से एक बार इसको। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फाइन, सारी स्टेटमेंट को ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, ठीक है। कर लिया आपने, चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहला कह रहा है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस जो होते हैं एंड द क्वालिटी कंट्रोलिंग टेस्ट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, आप इंसुलिन का जीन बना रहे हैं या फिर आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि क्या नेचर है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, क्वांटिटी और प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, एम्पेसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो होती है PBR 322 में, वो एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती है क्या? यस सर, आपके जो एम्पेसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, दीज आर सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, विच हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, नेक्स्ट,
अगैरोस जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो यस, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसने जो डाइजेस्ट किए हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को, उनके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड। यहाँ पे ये जो वर्ड आपको दे दिया गया है ना, यहाँ पे ये सवाल हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। सॉरी, सवाल नहीं, सवाल तो सही है, हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, बिकॉज हम जानते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है उसमें क्या होते हैं, दीज आर सैम्पलिंग वेल्स, सैम्पलिंग वेल। इसके अलावा ये हमारे पास एक बड़ी सी मशीन होगी, इस मशीन के अंदर हमारे पास पूरा ये जेल इस तरीके से भरा होगा, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल साइज के क्या आएंगे, ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी किस चीज़ की, कैथोड की, विच इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। एंड यहाँ होगी आपकी एक नेगेटिवली चार्ज, सॉरी यहाँ पे होगी नेगेटिव चार्ज कैथोड, और यहाँ कहीं होगी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ठीक है। और जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है, हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो अगर आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड इंस्टेड ऑफ कैथोड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एनोड आना चाहिए, दैट्स वी कैन से then the option could be correct, but as of now this option is going to be the wrong statement, and which is the correct answer, right? 16 question, करिए रीड। कह रहा है कि जो आपके पास अगैरोस जेल है जो हम सीवीड से निकालते हैं, ये सवाल मेरा आपके लिए, बताओ कौन सी सीवीड से हम निकालते हैं अगैरोस जेल को, और बताओ उसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पीसीआर में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, या बोथ बी एंड सी, या बोथ बी एंड सी। देखें तो पहला सवाल का जो जवाब होगा, पहले सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा कि हम इसको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, वी ऑब्टेन देम फ्रॉम ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। जेलिडियम जो आपकी एक रेड एल्गी है, एंड ग्लेसिलेरिया। तो इन दोनों बेसिकली एल्गी से हम इनको ऑब्टेन करते हैं, एंड आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम दोनों ही प्रोसेसेस में करते हैं, जो कि है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फाइन, सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सवाल लगाइए, पढ़िए खुद से, फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। अ बैक्टीरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए that was generated using a human gene. However, the transformed cell does not produces the desired product. Reason could be. तो आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया फ्रॉम द ह्यूमन सेल, तो ये कोई ह्यूमन सेल थी, ह्यूमन सेल, हंसती खेलती सेल। आपने इसमें से कोई एक डीएनए को निकाला तो ये उदास हो गई। तो एक डीएनए को जो आपने यहाँ से निकाला और आपने इस डीएनए को ट्रांसफर किया इनटू द होस्ट सेल, दैट इज अ बैक्टीरिया, तो आपने देखा कि यार हमारे पास प्रोडक्ट बन के निकला ही नहीं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा, बट वो नहीं आया। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? चलिए देखिए क्या होगा सॉल्यूशन इसका। बिकॉज ह्यूमन जीन में कंटेन द इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर ज़रूरी नहीं, बिकॉज वी हैव अ 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इन वन सेल, ऑल्दो द नंबर सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, बट येस हमारे पास 2.2 मीटर लंबा एक धागा होता है हमारी एक पिद्दू सी सेल के अंदर। तो उस पूरे धागे के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्ट्स कुछ ना कुछ के लिए कोड कर रहे हैं। उसमें से कुछ पार्ट्स आपके होते हैं इंट्रॉन्स और कुछ पार्ट होते हैं आपके एक्सॉन, ठीक है। कुछ पार्ट होंगे आपके इंट्रॉन्स, कुछ होंगे आपके एक्सॉन्स। सो इंट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ना, तो इंट्रॉन्स वो पार्ट हैं जो कि कोड नहीं करते, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। ये किसी तरह के प्रोटीन के लिए कोई कोडिंग नहीं करने वाले, और अगर ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यार, और बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम इन इंट्रॉन्स को हटा देते हैं, ठीक है, और सिर्फ आपके एक्सट्रॉन्स को रखते हैं जो कि बेसिकली आगे प्रोसेस होंगे प्रोटीन को बनाने के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया सेल के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी मदद से वो इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर सके, ठीक है। सो इट हैज़
नो सच मैकेनिज्म टू रिमूव इंट्रॉन्स। और इस कारण की वजह से अगर आपने ये वाला डीएनए निकाल के इसमें डाला होगा तो क्या हुआ होगा कि इसमें कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पे ना इंट्रॉन्स आ गए होंगे, और इंट्रॉन्स को रिमूव करने की मैकेनिज्म इनके पास तो है नहीं। जब इनके पास ये मैकेनिज्म ही नहीं है तो ये उन इंट्रॉन्स को प्रोसेस नहीं कर पाए होंगे और हमारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन पाया होगा। दैट्स द रीजन। फाइन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स बैक्टीरिया सेल जो है उसने प्रोडक्ट हमारा नहीं बना के दिया। नेक्स्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18। होपफुली हर सवाल को आप ठीक से समझ रहे होंगे। स्टिल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको आती है, आप डेफिनेटली प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वो प्रॉब्लम मैं आपकी शॉर्ट के माध्यम से, किसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा मैं आपको। सेकेंडली, स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी, डेफिनेटली चेक इट आउट। आप उसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर बायोलॉजी के नाम से, एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। ओके। नेक्स्ट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट मेथड्स में क्या क्या आते हैं? डायरेक्ट मेथड्स में आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो एक बार। इसमें आपके आ जाएंगे माइक्रो इंजेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ जाएगा जीन गन। इसके अलावा आपके केमिकल प्रोसेस लाइक पीईजी का इस्तेमाल करना, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन। सो ये सारे प्रोसेसेस क्या हैं? ये सारे प्रोसेसेस आपके डायरेक्ट प्रोसेसेस हैं। ये सब आपके डायरेक्ट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट वन, जो कि आपका वेक्टर मेडिएटेड मेथड, जो आपका वेक्टर मेडिएटेड मेथड होता है ना, ये आपका डायरेक्ट मेथड नहीं है, इट्स अ इनडायरेक्ट मेथड। इट इज बेसिकली गोइंग टू बी अ इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें होने क्या वाला है कि इन समय क्या करोगे आप, सिंपली एक फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लोगे और निशाना लगा के सिंपली उसे इंसर्ट कर दोगे किसके अंदर, आपके पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक वेक्टर को लेके आओगे, उसे इंट्रोड्यूस करोगे, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालोगे, फिर उसकी मदद से आप उसे इंसर्ट करवाओगे या ट्रांसफॉर्म करवाओगे हमारे होस्ट सेल को। तो इट्स अ इनडायरेक्ट मेथड एंड दीज आर द डायरेक्ट मेथड, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन इट्स गोइंग टू बी अ वेक्टर मेडिएटेड मेथड, वेक्टर मेडिएटेड मेथड, और ये आपका डायरेक्ट मेथड नहीं होता। डन। नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। सेइंग दैट द ट्रेडिशनल हाइब्रिड, ओके फर्स्ट यू रीड दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है मगर अटेम्प्ट किए बगैर नहीं जाना है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया ना तो इस क्वेश्चन की टाइमिंग को पिन कर दो कमेंट सेक्शन में, ताकि कोई बच्चा अगर उसको क्लिक करे तो उसको भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। किया अटेम्प्ट? पॉज किया वीडियो को? किया ना? नहीं किया ना? नहीं किया ना? कर लो, ठीक है, प्यार से बोल रहा हूँ। करेक्ट। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, है ना, अलॉन्ग विद द डिजायरेबल। तो क्या होता है कई बार कि जब आप प्लांट और एनिमल्स में कुछ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ डिजायर प्रोडक्ट के साथ अनडिजायर प्रोडक्ट भी जो है वो बन जाता है, ठीक है। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली द सेट ऑफ डिजायरेबल जीन। नाउ वी हैव अ टेक्निक जिससे हम सिर्फ हमारा डिजायर जीन के सेट को निकाल के उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पॉसिबल हुआ है ना, वी कैन यूज, हम ऐसा कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिकॉज ऑफ जीन क्लोनिंग, बिकॉज ऑफ जीन ट्रांसफर, या सभी के सभी। आपको ये बताना है। तो पहले क्या था, जब नॉर्मल हम हाइब्रिडाइजेशन करते थे तो कुछ अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ खामियां, है ना, कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स भी बन जाते थे। अब हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ हमारा टारगेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? टू ऑब्टेन योर डिजायर प्रोडक्ट ओनली, सबका इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज ए बी सी। आप इन तीनों प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। Saying that if we insert a foreign DNA in PBR322 by the help of EcoR1, then we can easily identify the recombinant one with the help of what? पढ़ ली ऑप्शंस। तो अगर हमारे पास एक PBR322 है,
दिस इज PBr322। इस प्लाज्मिड के अंदर अगर को हमने इको R1 की मदद से अटैक करवाया है, तो आपको पता है कि अगर इको R1 की मदद से हम इंसर्शनल करवा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, तो इको R1 की मदद से जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला प्रोडक्ट है ना, ये डैमेज हो जाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और अगर कोई इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया तो ये कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। और इसके रिकॉम्बिनेंट बनने की वजह से जो कलर होगा क्रोमोजेनिक इफेक्ट डालने के बाद, क्रोमोजेनिक डाई डालने के बाद क्या हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा होगा, वो मिलेगा हमें वाइट रंग का। एंड व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। चूज कर लो ऑप्शन। तो अगर हमने, देखो आपको पता है कि अगर एम्पिसिलिन में इनएक्टिवेशन होगा तो वो क्यों होगा, या तो आपने सेल 1 की मदद से करवाया हो, नहीं सॉरी, या तो आपने PST फर्स्ट की वजह से कराया हो या फिर PVU की मदद से करवाया हो, PST1 या फिर PVU1, ये दोनों अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनमें से कोई इस्तेमाल किया है तो आपका एम्पिसिलिन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल हो रहा होगा। टेट्रासाइक्लिन के लिए या तो सेल 1 का इस्तेमाल किया हो या फिर BAMH1 का इस्तेमाल किया हो। तो अगर इनको एज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करोगे तो ये एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आप इको R1 का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा, वो होगा आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। डन। और ये आयोडीन डालने पे आपको व्हाइट कलर देने वाला है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 21st पे आ जाओ। सो फिर अगर आप ये सारे सवाल यहाँ तक लगा रहे हैं ना, तो इतना फील तो आपको आ गया होगा कि यार ये फुद्दू सवाल नहीं है, दीज आर गुड क्वेश्चंस, राइट। अच्छे सवाल हैं, छाट छाट के निकाले गए हैं। हर 30 सवालों को निकालने के लिए यार मैंने खुद बैठ के 200 सवाल लगाए हैं, तब उनमें से आपके 30 सवाल निकाले हैं, राइट। सो इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट दिस एफर्ट, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द सेशन एंड लीव अ कमेंट फॉर मी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राइमर गेट अटैच विद DNA स्ट्रैंड। तो प्राइमर जो है वो कौन से स्टेप में जाके अटैच होता है, आपको ये बताना है। तो अगेन PCR के अंदर 3 स्टेप्स हम जानते हैं, पहला डीनेचरिंग, सेकेंड अनीलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। तो प्राइमर ऐड करना है तो अनीलिंग में होगा, है ना। प्राइमर ऐड करना है तो अनीलिंग में होगा। और अगर आपको टैग पॉलीमरेज का ऐड करना है तो वो एक्सटेंशन में होता है। और अगर आपको हीट देनी है तो हीट डीनेचरिंग में होती है, राइट। तो प्राइमर की बात कर रहा है तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एनीलिंग। फाइन। 22 कह रहा है आपसे, यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जीन फ्रॉम अ डोनर सेल कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू द बैक्टीरियम होस्ट, है ना। डोनर से हम आपका जीन को निकाल के आप उसे किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यस सर, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्या हो रहा है, ज़्यादा टंग ट्विस्टर यूज़ कर लिया मैंने आज। So from a donor cell can be transplanted into a bacterium for DNA replication and the protein synthesis. This kind of cell that can be used as a donor in the technology is considered as. तो जो donor है ना, वो कौन हो सकता है। देखो अगर सवाल में इसमें हल्का सा चेंज किया जाए और आपसे भाई ये पूछता कि बताओ होस्ट सेल कौन होगी, तो होस्ट सेल मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे हम बैक्टीरिया को ही लेते हैं, बिकॉज इट कैन रिप्रोड्यूस एट अ वेरी फास्ट रेट। लेकिन जिस सोर्स में से आप उस डिजायर जीन को, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, भाई वो जीन ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लो आपको इंसुलिन का जीन चाहिए तो आप ह्यूमन से निकालोगे या पिग से निकालोगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जिससे हेयर्स बन जाए तो आप वो किसी और से निकाल सकते हो। आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो आप प्लांट से निकाल सकते हो, फंगस से निकाल सकते हो। तो इट्स लाइक डोनर तो कोई भी हो सकता है, डोनर कैन बी एनी सेल। हाँ, लेकिन अगर होस्ट सेल की बात की जाए तो ये हमें मेजॉरिटी टाइम पे कौन होता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया ही होता है। तो एज ऑफ नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डोनर, और डोनर कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, चाहे वो आपका वायरस ही क्यों ना हो, और चाहे वो आपका बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। तो इनमें से कोई भी हो, इनका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। गुड। 23rd पे आते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है, बताओ कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगेरोस जेल। तो अगर आपको इनकरेक्ट बतानी है तो आप पहले खुद को क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, देन विल डिस्कस द आंसर टुगेदर। अब आपके हवाले ये सवाल साथियों,
देखें तो कह रहा है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बिल्कुल सही है। सीविंग इफेक्ट शो होता है अगैरोस जेल की मदद से, और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो साइज के अकॉर्डिंग शिफ्ट मतलब हो जाते हैं, वो हम जानते हैं। जितना बड़ा फ्रेगमेंट क्या उतना दूर मूव करेगा? नहीं, जितना मोटा उतना कम मूव करेगा। बड़ा मीन्स मोटा, with no offense, okay? Next, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction endonucleases, the recombinant vector molecule cannot be created. So unless one cuts the vector and the source of DNA with the same restriction endonuclease, the recombinant vector molecule cannot be created. This is also correct, right? Just read it once again. Unless one cut the vector and the source of DNA, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कैन नॉट बी, हाँ सही बात है। कह रहा है जब तक कि आप डीएनए को और वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से नहीं काटोगे ना, तब तक आपको आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं मिलने वाला। सही बात है ये, है ना। और लास्ट कह रहा है नाउ अ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन अगैरोस जेल इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। क्या आज के टाइम पे हम सिंथेटिक पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम अगैरोस जेल का ही इस्तेमाल करते हैं, and that basically we obtain from the algae Glacilaria and Gelidium, which is a kind of a red algae. तो ये गलत हो जाएगा, this is wrong and this is also correct. Fine. तो हम कह सकते हैं कि हमारा B वाला और D वाला जो है वो गलत है, that means option number C is the correct answer. C is the correct answer. अच्छा सवाल था ना, नेक्स्ट पे आ जाओ। 24। तो ऐसे नहीं कि यार लास्ट में जाते जाते हमारे पास फुद्दू से इजी सवाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सवाल अच्छे हैं शुरुआत से लेके अंत तक। योर वर्क, आपका कर्म है कि सिर्फ सवाल लगाते जाओ। कह रहा है आर्बर, नाथन और स्मिथ जो है इन्होंने आइसोलेट किया था, इन्होंने 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया था, आई एम सॉरी, इन्होंने 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया था फ्रॉम द ई कोलाई, आउट ऑफ विच 1 एंजाइम यूज टू। तो उनमें से एक एंजाइम कौन सा था? तो हम जानते हैं 2 एंजाइम्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे फ्रॉम द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से इन्होंने 2 एंजाइम्स निकाले थे, एक का नाम था मिथाइलेटिंग एजेंट, और एक का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मिथाइलेटिंग एजेंट क्या करता था? इट यूज्ड टू ऐड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का जेनेटिकल मटेरियल है उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा ताकि वो एज अ मार्कर यूज हो सके। तो मान लो अगर ये जीनोम है, न्यूक्लियोइड है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, तो इस पर कौन ऐड कर देगा? इस पर आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर से मिथाइल ग्रुप है वो ऐड हो चुके हैं। अब नाउ जो दूसरा वाला एंजाइम है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई ये हमारा वाला है। और जो बाहर से नया वाला जीन आने वाला है ना, मान लो किसी वायरस ने अटैक किया, जो बाहर से आने वाला है और उस पर तो मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये जाके इसे क्लीव कर देगा, ये जाके इसे क्लीव कर देगा। फाइन, सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एड द मिथाइल ग्रुप टू डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज या एड द मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई के जीनोम पे जाके ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। फाइन, 25 देखो, व्हाट इज आर इन द इको R1? सो आर वर्ड क्या दिखाता है आपको? स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, विच इज इको R1 वाले केस में वो RY11 होगा या फिर RY13 होगा। सो स्ट्रेन ऑफ द इको R1 इज एक्चुअली RY13। ठीक है, बाकी ई जो है ये आपको जीनस दिखाएगा और 2 नेक्स्ट लेटर जो है ये आपको स्पीशीज दिखाएंगे, और जो 1 है ये आपको ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी दिखाएगा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन 26th, saying that which of the following is not correct about the PBR vector। PBR के बारे में कौन सी बात सही नहीं है आपको ये बताना है। It was constructed by using the DNA derived from naturally occurring plasmid of E. coli. It has 2 drugs resistant gene tetracycline and ampicillin. It was developed from Bolivar and Rodrigo, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और लास्ट कह रहा है selectable marker present in it can differentiate recombinant from non-recombinant, and as a recombinant we are able to produce the color in the presence of chromogenic substrate। बताओ क्या होना चाहिए आंसर? कौन सी बात सही नहीं है अबाउट द PBR 322 वेक्टर?
सो आपको पता है सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एंड दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। एज रिकॉम्बिनेंट जो है वो आपको कलर दे देगा ऑन द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लाइक आयोडीन डालने पे। सही बात है। क्या इसको डिस्कवर किया था बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यो ने? ये भी बात सही है। नेक्स्ट, क्या इसके पास दो ड्रग्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट और एम्पेसिन रेसिस्टेंट? ये भी सही है। फर्स्ट कह रहा है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द डीएनए ड्राइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। क्या प्लाज्मिड जो नेचुरल वाला है क्या उससे हमने इसको बनाया है? तो नहीं सर, इससे हमने इसको नहीं बनाया है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट वन अबाउट PBR 322। ठीक है, ये हमने आर्टिफिशियली बनाया है, ये हमने नेचुरली डिजाइन नहीं किया है। ठीक है। 27 देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन द एनिमल्स। तो एनिमल्स वाले केस में आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो देखो शायद मैंने आपको पीछे बताया भी है कि अगर आपको एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करना है तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक करें एक बार। तो आई थिंक या सी फॉर एनिमल्स के लिए या तो आप रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे या फिर एनिमल्स के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कहीं तो था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आओ क्वेश्चन खत्म हो गए। आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर, कहीं तो था ही है ना। चलो कोई नहीं। तो एक तो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है कौन, एक तो आपके पास है बेसिकली रेट्रोवायरस और दूसरा आपके पास है माइक्रो इंजेक्शन। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप एनिमल्स के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हाट, जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी सब जो है प्लांट के लिए इस्तेमाल होंगे। फाइन। 28th क्वेश्चन, सेइंग इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ प्लाज्मिड वेक्टर मस्ट बी क्लीव्ड बाय। अगर आपको प्लाज्मिड वेक्टर को काटना है ना, तो प्लाज्मिड वेक्टर और जो आपका डिजायर्ड जीन है आपको इनको सेम सीक्वेंस से या सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा ताकि इनकी ज्वाइनिंग हो सके, ताकि लाइगेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स को पहचान के उनकी ज्वाइनिंग करवा सके। एंड वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू कट द वेक्टर और सॉरी द डोनर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो या फिर डोनर जीन जो है उसको और आपका जो प्लाज्मिड है इसको आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा, देन ओनली आप लाइगेशन करवा सकते हैं। 29 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट्स एंड टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक क्या मिस्टेक है इन स्टेटमेंट्स में, आपको ये बताना है। पढ़ लीजिए एक बार खुद से, देख लिया। चलो साथ में करते हैं। पहला कह रहा था फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफलो, जो पहली ट्रांसजेनिक बफलो है रोजी। तो आपको पता है रोजी कोई बफलो नहीं थी, वो एक काऊ थी, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो ऐसी गलत हो गई। अब जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चे ना बफलो पढ़ते ही नहीं है, वो इस वर्ड पे फोकस नहीं कर पाते, वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ जाते हैं, बस इस वर्ड पे फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे काऊ आना चाहिए, बफलो नहीं आएगा, बिकॉज पहली ट्रांसजेनिक हमारे पास काऊ थी। सेकंड कह रहा है कि अच्छा अब ए वाला गलत है, इसका मतलब चेक कर लो, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, इन दोनों में से कोई होगा। तो बी और सी चेक कर लो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज टू आइसोलेट ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स? नहीं। हम जानते हैं कि अगर एक सेल है, इस सेल में इस सेल का खुद का न्यूक्लियस है, उसमें जो डीएनए है ना वो उसी के डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसे आप जीन कहते हैं, ये उनको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेटेड बाय व्हाट? आइसोलेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आइसोलेट करेगा किसको? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को, एंड दैट्स हाउ वी कैन से दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो पहली वाली भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, बाकी दोनों सही होंगी। तो वी कैन से ए एंड बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। डन। लास्ट सवाल देखो हमारी आज की क्लास का, सेइंग दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको पढ़ना है फिर से, बड़ा सवाल है, लेंदी सवाल है, लगा के देखो लगता है तो। सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस व्हेन द डीएनए हैज बीन कट बाय डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नहीं सर, कैसे हो सकता है ये, है ना। हमें सेम एंजाइम से काटना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, स्टिकी एंड्स बनेंगे या ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। सेकंड, एक्सोन्यूक्लियस जो है क्या वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है इनसाइड द डीएनए? नहीं, वो डीएनए के एंड वाले पोर्शंस पे, है ना, एंडिंग पे कट करता है आपका एक्सोन्यूक्लियस। अगर यहाँ एंडोन्यूक्लियस लिखा होता तो मैं बात मान लेता आपकी, ठीक है। और यहाँ पे सेम आना चाहिए।
डिफरेंट साइट नहीं, सेम सेम साइट आना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि हिंड सेकंड जो है क्या वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, सही बात है। बैक्टीरियोफेज जो है क्या उसके पास एबिलिटी है टू रेप्लिकेट विद द बैक्टीरियल सेल बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियल डीएनए, सही बात है। और प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर फैसिलिटेट द जीन क्लोनिंग, क्या एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी, क्या वो बेटर है। तो आप कह सकते हैं, अच्छा वैसे अगर हम एलिमिनेशन से करें तो इजीली कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो आंसर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आ रहा है ये भी नहीं होगा, फर्स्ट इसमें आ रहा है ये भी नहीं होगा, सेकंड इसमें आ रहा है ये भी नहीं होगा, तो ओनली द स्टेटमेंट विच इज लेफ्ट हियर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन हो गया। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास और हम समाप्त करते हैं हमारे आज के सेशन को। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। डेफिनेटली चेक आउट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको लिंक्स दी गई हैं। उसके अलावा आपको सेशन के लाइक यहाँ पे कुछ आपको वीडियोस दिख रहे होंगे, आप डेफिनेटली इन्हें भी चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सर्च एनी टॉपिक फ्रॉम लाइक वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी, डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे लक्ष्य सर बायोलॉजी, उस टॉपिक का नाम, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर मी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।